नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मेघजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, संविधान सभा और भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। या उद्देशिका। श्लोक ठाकुर गुड मॉर्निंग। अंकित प्रजापति गुड मॉर्निंग भैया। वंशज गुड मॉर्निंग। अमित गौतम गुड मॉर्निंग। वरदान नमस्ते भैया। अंबुज नमस्ते जी। अनिकांत गुड मॉर्निंग। श्लोक ठाकुर गुड मॉर्निंग। काजल गुड मॉर्निंग। राहुल पाल गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान के मूल आदर्श। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान के मूल आदर्शों से है। जिस प्रकार के मूल आदर्श हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं, सभी जो है प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में सभी मूल आदर्शों को संविधान के ऐड किया गया है और उन्हीं के माध्यम से मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। मैंने आपको बताया था संविधान सभा वाले चैप्टर में कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कि हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है, और उन्हीं को लेकर जो है एक उद्देश्य प्रस्तुत पेश किया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के अंतिम चरण में इस उद्देश्य को प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया है। संविधान का सबसे पहला जो अध्याय है उसमें प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया, इसीलिए जो है इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है।
प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है और इसकी जो भाषा है वो किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है और उसकी जो भाषा है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से शुरुआत होके और ये जाती है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या पारित करते हैं। लेकिन इसके बीच में जो शब्द आते हैं हम उन शब्दों को अब बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रस्तावना में 11 शब्द हैं जिनके अंतर्गत संपूर्ण संविधान का सार दिया गया है, यानी कि पूरा संविधान किस प्रकार का हमें संविधान बनाना है उस प्रकार के संविधान को जो है पूरा प्रस्तावना में बताया गया है। तो सबसे पहला शब्द आता है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा देश जो पूरी तरह से अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, यानी कि जो अपने सभी निर्णय खुद के ले, किसी बाहरी शक्ति के अंतर्गत या किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर ना रहे। अर्थात एक ऐसा देश जो अपने सभी महत्वपूर्ण बाहरी या आंतरिक निर्णय अपने खुद के ले स्वतंत्र रूप से ले, तो उस ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। जैसे कि भारत या अमेरिका और भी बहुत सारे देश हैं। लगभग आज के टाइम में सभी देश ऐसे ही हैं जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, जो अपने खुद के निर्णय स्वयं के लेते हैं। तो इस प्रकार के देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। नंबर 2 आता है समाजवादी। समाजवादी। पहली बात तो यह है कि समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना का भाग नहीं है, ये इनके मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बता सकते हैं आप में से कोई बच्चा? आकाश मित्तल नमस्ते। 42वां संविधान संशोधन 1976। अंकित प्रजापति। वंशज गर्ग। 42वां संविधान संशोधन 1976। राहुल पाल राइट आंसर है भाई। देखो, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में 3 प्रकार के समाजवादी शब्द की चर्चा की गई है। नंबर 1 साम्यवाद, नंबर 2 साम्यवादी, नंबर 3 लोकतंत्र या लोकतांत्रिक।
तो इन 3 प्रकार के समाजवाद की बात की गई है, साम्यवादी समाजवाद, लोकतंत्र समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवादी और साम्यवाद दोनों का मतलब एक ही है, साम्यवाद या साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी या साम्यवाद समाजवाद से तात्पर्य एक ऐसा समाज जहां पे पूरी तरह से समानता हो, यानी कि सभी लोग समान हों, यानी कि ऊंच नीच ना हो, जातिवाद ना हो, भेदभाव ना हो, अमीरी गरीबी ना हो, सभी लोग समान हो। तो उस प्रकार के व्यवस्था को जो है, उस प्रकार के समाज को साम्यवादी या साम्यवाद समाजवाद कहते हैं। और इसका फॉर एग्जांपल वर्तमान में जो है साम्यवादी समाजवाद किस देश में है, वो है चीन। आपका चीन में जो है साम्यवादी या साम्यवाद समाजवाद है। ठीक है, इसके बाद आता है लोकतांत्रिक समाजवाद या लोकतंत्र समाजवाद। लोकतंत्र समाजवाद का मतलब है, लोकतंत्र समाजवाद से तात्पर्य एक ऐसा समाज जहां पे उपेक्षा, गरीबी, बेरोजगारी या असमानता को दूर किया जाएगा। तो उस प्रकार के समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसमें आता है जी आपका बीमारी, उपेक्षा व अवसर की असमानता को दूर करना। यानी कि एक ऐसा समाज जहां पे बीमारी, उपेक्षा और अवसर की असमानता को दूर किया जाएगा। तो इस प्रकार का समाजवाद कहाँ पे है? इस प्रकार का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद होगा आपका भारत में। भारत में जो है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र समाजवाद है। यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है कि लोगों को जो है बीमारी में छूट दी जाएगी, या लोगों के साथ में जो है भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा, और अवसर की असमानता को दूर करके धीरे धीरे, यानी कि लोगों को धीरे धीरे जो है समान करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस लोकतांत्रिक समाजवाद है आपका भारत में। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं इसको। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, वहाँ पे सिर्फ पंथ निरपेक्ष शब्द ही लिखा हुआ है। पंथ से संबंधित है, पंथ से मतलब है धर्म से, निरपेक्ष का मतलब है नहीं होगा, यानी कि एक ऐसा देश जिसका कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात न तो हिंदू राष्ट्र होगा, न मुस्लिम राष्ट्र होगा, न सिख राष्ट्र होगा, न ईसाई राष्ट्र होगा। एक ऐसा देश जिसका कोई धर्म ना हो, तो उसे जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। जैसे भारत का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? कमेंट करके आंसर बताओ अपना। अभी तक 22 बच्चे लाइव देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई। गुड मॉर्निंग अनी गांधी सर। क्या पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है। तो पाकिस्तान एक
मुस्लिम राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि भारत में तो जो है सर धर्म तो हैं, हाँ जी भारत में धर्म हैं, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं, लेकिन भारत की जो जनता है, जो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों का धर्म है, न कि भारत का धर्म है। भारत की जनता का धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह जो भी जिसका भी जो भी धर्म है, भारत के लोगों का धर्म है, न कि भारत का। इसी प्रकार से यानी कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और ये शब्द क्या मूल प्रस्तावना में था? अपना कमेंट करके आंसर बताएं मुझे। अनिकांत इस्लाम, अंकित प्रजापति, सागर चौधरी नहीं, प्रवीण कुमार, जनता का धर्म है, राइट। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कब जोड़ा गया था, या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? रूपेश कुमार, 42वां संविधान संशोधन, सागर चौधरी, 42वां संविधान संशोधन 1976। हाँ जी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द हो गए। नंबर 4 पे आता है जी आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र से तात्पर्य भारत में किसी भी एक व्यक्ति का प्रभाव न होकर जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति का प्रभाव होता है। यानी कि भारत में किसी भी एक व्यक्ति का प्रभाव न होकर जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति का प्रभाव होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकतंत्र का मतलब है यानी कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना गया शासक, जनता के द्वारा चुना गया शासक। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सांसदों का चुनाव होता है, यानी कि संसद का चुनाव होता है। सांसद के चुनाव में हम वोट करते हैं डायरेक्ट, और सांसद जो होते हैं आपके, इन सांसदों के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। ठीक है, तो उसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब है भारत में किसी भी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं होकर जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति का प्रभाव होगा, अर्थात इसमें जनता का आधार होता है। यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया व्यक्ति, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वहां पे लोकतंत्र होगा आपका। इसके बाद नंबर 5 पे एक शब्द आता है आपका लोकतंत्र के बाद गणतंत्र।
गणतंत्र या गणराज्य भी बोल सकते हैं इसको। इससे क्या तात्पर्य है? देखो, गणतंत्र या गणराज्य से तात्पर्य है कि सरकार का जो भी प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी कि जो सरकार का जो प्रमुख होगा, प्रमुख से तात्पर्य जैसे कि राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री भी ले सकते हैं, इनका जो चुनाव होगा वो जनता के द्वारा होगा, न कि वंशानुगत। अर्थात यहाँ पर जो है गणतंत्र से तात्पर्य है कि पद जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए। पद जो है आपका, जो सरकार का प्रमुख जो पद होता है वो आपका वंशानुगत नहीं होना चाहिए। यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया व्यक्ति, तो वहाँ पे आपका गणतंत्र होगा। जैसे कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। अब आप मुझे जो है कमेंट करके आंसर बताएं कि कौन सा ऐसा देश है जो लोकतंत्र तो है, जहाँ पे लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। एक ऐसा देश का नाम बताएं जहाँ पे लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। सागर चौधरी यूके, श्लोक ठाकुर यूके। यानी कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र राज्य नहीं है। क्यों? रुपेश कुमार यूके। गणतंत्र क्यों नहीं है? ब्रिटेन जो है लोकतंत्र तो है वहां पे लेकिन गणतंत्र क्यों नहीं है? अंकित प्रजापति, रानी या राजा। देखो वहां पे जो है ना, राजा या रानी जो बनता है वहां पे, राजा या रानी का जो पद है वो वंशानुगत है। यानी कि यहाँ पे पद वंशानुगत है, अर्थात यानी कि इन्हीं के परिवार का कोई भी मेंबर राजा या रानी बनेगा और वही लगातार बनता आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है आपका ये पद, राजा या रानी का जो पद है ये वंशानुगत है। इसलिए जो है ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, यानी कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनते हैं ये तो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही बनते हैं, लेकिन जो राजा या रानी हैं वो पद वहाँ पे वंशानुगत है। इसलिए वहाँ पर जो है गणतंत्र या गणराज्य नहीं है ब्रिटेन। ठीक है, तेईस बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं भैया, लाइक भी कर दो वीडियो को। सिर्फ 3 बच्चों ने लाइक किया है अभी तक। हनीकांत, प्रेसिडेंट वंशानुगत है। चलो जी, तो 5 शब्द हो चुके हैं। इधर नंबर 6 पे आता है आपका न्याय। न्याय शब्द भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है?
कमेंट करके आंसर बताएं अपना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। प्रेरणा देशवाल, श्लोक ठाकुर, 3 प्रकार के। कौन कौन से न्याय? राहुल कुमार 3 टाइप का। अंकित प्रजापति 2 कैसे है? रूपेश कुमार 3। कौन कौन से न्याय हैं? 3 जो न्याय का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो कौन कौन से न्याय? क्या 3 कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सागर चौधरी। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की जो है भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में वर्णन किया गया है कि 3 प्रकार का न्याय दिया जाएगा लोगों को। एक तो सामाजिक न्याय, यानी कि अर्थात समाज में सामाजिक रूप से लोगों को न्याय दिया जाएगा, सबके साथ में समानता की जाएगी। आर्थिक रूप से, यानी कि पैसे से संबंधित या जो भी आर्थिक रूप से योजनाएं चलाई जाएगी उन सब में सबके साथ में समानता की जाएगी। राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीति में सभी के साथ न्याय किया जाएगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव वगैरह लड़ सकता है, किसी को रोका नहीं जाएगा, या वोट डालने का सबको अधिकार होगा, वो भी राजनीतिक में आता है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ये शब्द कहाँ से लिया गया? न्याय शब्द, न्याय शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? प्रेरणा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अंकित प्रजापति, राजनीति। रूस से लिया गया है। अंकित प्रजापति, रूस की क्रांति 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, वहां से ये शब्द लिया गया है, न्याय शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। इसके बाद न्याय के बाद कौन सा शब्द आता है? स्वतंत्रता, नंबर 7। स्वतंत्रता शब्द आता है। स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। राहुल पाल, फ्रांस। अंकित प्रजापति, फ्रांस। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कब हुई थी ये क्रांति? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। कब हुई थी ये? आपकी हुई थी 1789 से 99, यानी कि 1789 से 1799 में फ्रांस की क्रांति हुई। राहुल कुमार 1779 नहीं 89। अंकित प्रजापति 1799 से 1789 से 99। स्वतंत्रता। अब देखो, स्वतंत्रता से यानी कि भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, भारत के मौलिक अधिकारों के द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। भारत के मौलिक अधिकारों के जरिए
प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। किस प्रकार की? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता यानी कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, समानता की स्वतंत्रता आदि। यानी कि भारत के मौलिक अधिकारों के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को घूमने फिरने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता और किसी भी प्रकार का कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 पे आता है समता या समानता। समता या समानता, समता या समानता से तात्पर्य क्या है? समाज के किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार को, समाज के किसी भी वर्ग, समाज के किसी भी वर्ग की अनुपस्थिति के बिना उसके साथ में समानता की जाना। यानी कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना, सभी के साथ में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा या सभी के साथ में समानता की जाएगी किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है आपका नंबर 8, नंबर 9, व्यक्ति की गरिमा, गरिमा या सम्मान। नंबर 9 पे जो शब्द आता है आपका व्यक्ति की गरिमा या सम्मान, इससे तात्पर्य है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा या सम्मान को बनाए रखना होगा। अर्थात हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते। अगर किसी प्रकार की गलत आलोचना करते हैं तो उस पर आपने देखा होगा चुनाव के वक्त अगर कोई नेता किसी दूसरे नेता पर गलत आरोप लगाता है या किसी प्रकार से उसको अपशब्द कहता है तो उस पर जो है मानहानि का मुकदमा हो जाता है, मानहानि का मुकदमा हो जाता है, ठीक है। तो इसके जरिए जो है व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना होगा। यह आपका अनुच्छेद 21 के तहत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है आपका व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान को बनाए रखना। नंबर 10 पे आता है आपका देश की एकता, व अखंडता। अर्थात हमें अपने देश की एकता को बनाए रखना होगा, अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा हर हाल में, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा। अर्थात किसी भी कीमत पर हम देश के टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थात हम देश का बंटवारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका जो है अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था ये? योगी विपुल, हमें हर हाल में अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा। कब जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मूल प्रस्तावना में नहीं था आपका अखंडता शब्द, बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, अंकित प्रजापति। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका नंबर 11। नंबर 11 में आता है आपका बंधुत्व।
बंधुत्व से तात्पर्य है भाईचारे से, यानी कि हमें इस प्रकार का कार्य करना होगा, इस प्रकार का व्यवहार बनाए रखना होगा सभी के साथ कि जिससे भाईचारे की भावना पैदा हो, सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना उत्पन्न हो। तो ये आपके जो है 11 शब्द है, लेकिन इन्हें कहीं कहीं पे आपने जो है आपको बुक में जो है सिर्फ 9 शब्दों में दिखाई देगा, क्योंकि ये तीनों शब्द जो हैं एक साथ जोड़ के पढ़ाए जाते हैं। व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान, देश की एकता और अखंडता और बंधुत्व, लेकिन इन्हें अलग अलग भी पढ़ सकते हैं आप और एक साथ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर 2 वाद आते हैं, 2 केस ऐसे आए हैं जिन पर लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। तो एक पहला केस आया था आपका बेरूबारी संघवाद। कब हुआ था ये? कमेंट करके अपना आंसर बताएं कि बेरूबारी संघवाद कब हुआ था। – 1960 में। क्या निर्णय दिया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने? बेरूबारी संघवाद 1960 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रस्तावना को लेकर क्या निर्णय दिया था? (1960) में बेरूबारी संघवाद आया, तो इसको प्रस्तावना को लेकर क्या निर्णय दिया गया था? अंकित प्रजापति संशोधन नहीं कर सकते। यही था कि इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद जो है प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। इस वाद में माना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद एक दूसरा वाद आया केशवानंद भारती केरलवाद। केशवानंद भारती वर्सेस केरलवाद। ये कब आया था? ये कब हुआ? अंकित प्रजापति 1973। राहुल पाल केशवानंद भारती 1973। 1973 यानी कि उससे 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक निर्णय दिया 1973 में। इसमें क्या कहा गया? 1960 में देखो बेरूबारी संघवाद 1960 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरलवाद आया 1973 में। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कि इसमें प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना गया और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त रख दी गई कि आप जो है संसद से कहा गया सरकार से कि आप जो है इसमें संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को छोड़कर। यानी कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को छोड़कर, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। तो केशवानंद भारती मामले में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है
और जब संविधान का भाग है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। संविधान का मूलभूत ढांचा संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, यानी कि संविधान में संशोधन संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो नंबर 1 पे है कि संविधान इसमें सर्वोच्च रहेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि संविधान जो है हमारा सर्वोच्च रहेगा, यानी कि आप संविधान से ऊपर नहीं जा सकते, सबसे ऊपर जो है संविधान ही रहेगा। इसके बाद नंबर 2, भारत एक लोकतंत्र व गणराज्य राष्ट्र रहेगा। भारत एक लोकतंत्र व गणराज्य राष्ट्र रहेगा। नंबर 3, न्यायपालिका की शक्ति रहेगी, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, यानी कि संविधान सर्वोच्च रहेगा। नंबर 2, भारत एक लोकतंत्र व गणराज्य रहेगा, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। नंबर 4, मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार रहेंगे। मौलिक अधिकार रहेंगे। और नंबर 5, इसके बाद जो शक्तियां बची वे जो है आपकी संसद के पास रहेगी। सीमित शक्तियां संसद के पास रहेगी। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, इसको मान लिया गया। अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए बेरुबारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए माना कि आपका जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को छोड़कर, यानी कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी? एक तो संविधान सर्वोच्च रहेगा, यानी कि संविधान को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ये नहीं है कि सरकार संविधान से ऊपर चली जाएगी, तो संविधान को जो है सर्वोच्च रखा जाएगा। नंबर 2, भारत एक लोकतंत्र व गणराज्य राष्ट्र रहेगा, यानी कि आप जो है भारत में लोकतंत्र को समाप्त कर दें और यहाँ पे मतलब कि सरकार जो है संसद संशोधन करके संविधान में राजा या रानी बन बैठे या इस प्रकार का शासन चला दें कि बस हम ही अब जो यहाँ पे प्रधानमंत्री बने रहे हैं, तो इस प्रकार का नहीं कर सकते। यानी कि भारत जो है एक लोकतंत्र राष्ट्र रहेगा। और यहाँ पे दूसरा गणराज्य का मतलब है यानी कि पद जो है वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, तो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, यानी कि जनता ही इसमें सर्वोच्च रहेगी।
नंबर 3, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 3, मौलिक अधिकार भी रहेंगे, मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, कुछ विशेष अधिकारों पर, यानी कि जब देश में आपातकाल वगैरह लगता है तो उस टाइम पे जो है मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के जस्ट बाद ही मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू हो जाते हैं, तो मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो सीमित शक्तियां रहेगी, इसके बाद जो सीमित शक्तियां रहेगी वे सभी जो हैं संसद के पास रहेगी, न कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास। सीमित शक्तियां जो बचगी वे आपकी जो हैं संसद के पास रहेगी, यानी कि संसद के पास सीमित शक्तियां रहेगी, तो संसद उनको यूज करेगी और संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के मूलभूत ढांचे को छोड़कर जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद क्या है? अच्छा जी, देखो संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद का जो निर्माण होता है वो आपका लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, इन तीनों से मिलके संसद का निर्माण होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद लोकसभा क्या है? लोकसभा यानी कि जो सांसद होते हैं वे लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा में भी सांसद आते हैं। देखो लोकसभा के जो सांसद होते हैं वे तो हमारे द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग होती है और वे चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्तमान हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर में आप ले सकते हो कि संजीव बालियान। ठीक है, ये तो आपके जो है लोकसभा के सदस्य हो गए, इसमें तो आपके सांसद जो आते हैं। राज्यसभा में जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिलहाल यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ले सकते हैं आप, कपिल देव हैं। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए, इनको भी सांसद बोलते हैं, इनको भी सांसद बोलते हैं, और इन तीनों से मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं संसद। क्लियर है या कोई डाउट है? इसके बाद तो देखो प्रस्तावना को लेकर कुछ शब्द आते हैं, कुछ शब्द कहे गए हैं, उनके बारे में जो है मैं आपको बता देता हूं। प्रस्तावना को हमारे सपनों का दीर्घकालीन विचार किसने कहा? प्रस्तावना को हमारे सपनों का दीर्घकालीन विचार किसने कहा था? ये प्रस्तावना को हमारे सपनों का दीर्घकालीन विचार किसने कहा था? अंकित प्रजापति, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये शब्द कहा था। एक और शब्द कहा था प्रस्तावना को परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। वंशज पालकेवाला, अंकित प्रजापति, N.A. पालकेवाला,
तो एन एक पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। इसके अलावा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा। एक क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा। योगी विपुल है नेपाल के वाला ने संविधान का परिचय पत्र। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा। आयुषी गोयल, आर्टिकल 32, अनिकांत 32 राइट आंसर है। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी का नाम लेके पूछा जाए कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि संविधान की आत्मा किसे, अगर किसी का नाम ना लेके कहा जाता है तो प्रस्तावना आएगा, और अगर नाम लेके आ जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, तो अनुच्छेद 32 को। प्रस्तावना आयुषी गोयल, श्लोक ठाकुर, अनुच्छेद 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 क्या है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आईसी गोयल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिट, हाँ राइट आंसर है। 5 प्रकार की रिट जो दायर होती है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जो दायर करता है वो तो करता है आपका अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो करता है अनुच्छेद 226। ये अनुच्छेद 226 के द्वारा जो रिट दायर की जा सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में की जाती है अनुच्छेद 32 के द्वारा। ठीक है, रॉक स्टॉक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये आपकी जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो गई। इसमें अगर कोई आपको कोई दिक्कत है किसी प्रकार के, किसी शब्द के बारे में दोबारा पूछना है तो बता सकते हैं, मैं दोबारा उसके बारे में आपको बता दूंगा। अनुराग सिंघल, मौलिक अधिकारों के न होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रिट, राइट। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या कुछ इसमें समझ में ना आए तो मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा उसके बारे में आपको बता दूंगा।
चलो ठीक है। कब पास हुआ क्या? अंकित प्रजापति, क्या पास हुआ? लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। लास्ट वाला हाई कोर्ट का। धीरेन्द्र जैन हाई कोर्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट जो है रिट दायर कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट दायर कर, और अगर हमें हाई कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। देखो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम जो है वाद दायर कर सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जो हैं सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत वाद दायर कर सकते हैं। और अगर हमें जो है हाई कोर्ट जाना है मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में, अगर हमें हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट में हम अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। 226 के तहत जो है हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत दायर कर सकता है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। राहुल पाल भैया, SR मुंबई मामले 1993 क्या है? ये कौन से की बात कर रहे हो? मुंबई वाला की 1993 आर्टिकल कब करोगे सर जी? आर्टिकल भी कराऊंगा भाई, अभी पहले जो है आर्टिकल भी कराऊंगा। अंकित प्रजापति, आर्टिकल भी कराए जाएंगे, सारा धीरे धीरे सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे अपनी समाप्त करते हैं। आप सभी जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भैया।